हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मेंटोर। तो आज हम शिक्षा मेंटोर पे एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं। आज हम शिक्षा मेंटोर में अलग तरीके से जो भी आर्टिकल हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होंगे उनको पढ़ने वाले हैं। मेरे हिसाब से जो भी आर्टिकल आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो गए, जो आपको मेंस में कहीं पे आप उस आर्टिकल को कोट कर सकते हो, उस आर्टिकल का पर्सपेक्टिव ले सकते हो, जो आपके फ्यूचर की कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, तो कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी हो गया, बैंकिंग एग्ज़ाम हो गया, अगर उसमें यूपीएससी का जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड जो भी मुझे लगेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसका वो आर्टिकल मैं आपके साथ कवर करूंगी। तो उसी के रिलेटेड लेक्चर आपको शिक्षा मेंटोर पे मिलते रहेंगे। प्लस आपके लिए हम लेके आए शिक्षा मेंटोर पे हर रोज़ आपको एक नए टॉपिक पे शॉर्ट्स मिलता रहेगा कि उस पर 1 मिनट में आप जान सकते हो कोई भी चीज़ हो गया उसके बारे में कंसेप्ट जो आपके पढ़ाई के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। तो आज यहाँ पे एक आर्टिकल आया हुआ था, टेकिंग फ्रॉम पुअर गिविंग टू रिच। अब आर्टिकल के नाम से आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आर्टिकल से नाम को आपको लगेगा कि ये पता नहीं कौन से किस पे लिखा है, कि क्या गरीबों से लेके पैसे वालों को हम क्या दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेनली बात की जा रही है ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में एंड द न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। अब तक आपने पढ़ा होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, न्यू पेंशन स्कीम में क्या था, कौन से बेनिफिट थे, क्या किसके बेनिफिट थे, कौन किसको प्रीफर करता था। लेकिन यहाँ पे हम एक पूरा अलग पर्सपेक्टिव पढ़ने वाले हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम से आखिर तो कौन सा नुकसान हो रहा है पूरे कंट्री में लोगों को। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ओल्ड पेंशन सिस्टम क्या थी और न्यू पेंशन सिस्टम क्या है। ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या था पता है, जो भी ये पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था ना, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था। प्लस उसमें था कि आपकी जो लास्ट सैलरी है तो वही आपका पेंशन बनाया जाएगा। जो लास्ट सैलरी आपको मिली जब भी आप रिटायर्ड होते हो, उस मंथ की जो लास्ट सैलरी आपको मिली वो आपके पेंशन के तौर पे आपको दी जाएगी जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक। मान लीजिए अगर कोई मेल है, उनको पेंशन मिल रहा है और किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर उनके स्पाउस को, मतलब उनकी वाइफ को यहाँ पे हाफ पेंशन मिलेगा। मान लीजिए उनकी लास्ट सैलरी थी 50K, अब इनकी डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ को यहाँ पे 25K मिलेगा जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक। एंड जब भी इनकी डेथ हो जाएगी उसके बाद उनके बच्चों तक यहाँ पे कोई यहाँ पे बताया नहीं गया था। अब ये मान लीजिए जो भी एक पर्सन है उनको यहाँ पे 50K पेंशन मिल रहा है 60 की एज से, और वो उनकी उम्र मतलब 95 पे उनकी डेथ होती है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे लायबल होती है उनको 95 तक 50K देने के लिए। गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं है कि बस आपको इतने साल तक ही मिलेगा, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको यहाँ पे पेंशन मिलेगा। एंड न्यू पेंशन सिस्टम जो गवर्नमेंट लेके आया है उसमें ये है कि आपको अपनी सैलरी से कुछ अमाउंट यहाँ पे कट करवाना पड़ेगा। आपको अपनी सैलरी से कुछ अमाउंट, जितना आप चाहते हो उतना अमाउंट आपको कट करवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के थ्रू वो अमाउंट इक्विटी में या तो कहीं पे इन्वेस्ट किया जाएगा, और फिर आपका जो रिटायरमेंट के बाद एक कॉर्पस बनता है उसमें से कुछ अमाउंट आपको लमसम दिया जाएगा और कुछ अमाउंट यहाँ पे आपको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। उसमें भी आपको चॉइस मिलता है, उसमें भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। आपको लमसम लेना है, कुछ परसेंट लमसम लेना है, बाकी का आपको पेंशन के तौर पर लेना है, और आपका कॉर्पस जब तक चलेगा तब तक वो अमाउंट रहेगा। उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे लायबल नहीं है आपको देने के लिए कि आपको देना ही पड़ेगा। जब तक आपका कॉर्पस चलेगा, जब तक आपने जितने पैसे कट करवाए होंगे उतने तक ही आपको पेंशन मिलेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे लायबल बिल्कुल नहीं रहेगी कि आपका कॉर्पस मान लीजिए 60 से आपने ज़्यादा पेंशन बंधवाई, 50 के बदले आपने 1 लाख की करवाई और आपका 70 की एज पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप 95 तक जिंदा रहते हो, तो गवर्नमेंट यहाँ पे लायबल नहीं है। तो यही पूरा पॉइंट है न्यू पेंशन स्कीम का और ओल्ड पेंशन स्कीम का। ये एक मेन डिफरेंस है। यहाँ पे गवर्नमेंट लायबल होती है आपको देने के लिए, यहाँ पे आपको गारंटेड पेंशन मिलता है, यहाँ पे गवर्नमेंट लायबल नहीं होती। तो उसी के रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल था वहाँ पे एक कटआउट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टेकिंग फ्रॉम पुअर गिविंग टू रिच। अभी आपको लगेगा कि ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन इनका गरीबों और अमीरों से क्या लेना देना है, तो उसी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि जो न्यू पेंशन सिस्टम या तो न्यू पेंशन स्कीम है वो 2003 में एनडीए गवर्नमेंट ने यहाँ पे लागू करवाई थी। जो ओपीएस सिस्टम थी उसमें मैंने क्या बोला था, आपको गारंटेड अमाउंट मिलेगा, या तो आपको 50% ऑफ दियर लास्ट सैलरी वो आपको दी जाएगी। ओपीएस था वो गारंटेड था, वो गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी थी, पर एनपीएस जो है वो आपको यहाँ पे लायबिलिटी नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेट के फाइनेंस पर एक, आप सोचो जब तक मान लीजिए आप देखिए जब हम आज़ाद हुए थे, जब हमको फ्रीडम मिली थी 1947 में,
तब यहाँ पे एक जो एज मानी जाती थी, एवरेज एज मानी जाती थी, वो बहुत ही कम थी। लेकिन आज की उम्र में देखिए, आज एक इंसान की एवरेज एज मिनिमम 75 ली जाती है। 75 से लेके 80, 85, 90 तक लोग जीते हैं। तो गवर्नमेंट पे यहाँ पे कितनी बड़ी लायबिलिटी बन जाती है। गवर्नमेंट को यहाँ पे, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट का जो इनकम सोर्स होता है, उसमें से मोस्टली पैसा आप देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहाँ पे पेंशन के तौर पे देने पे चला जाता है। आपने बहुत सारी जगह पे सुना होगा कि डिफेंस में भी हमारा जो बजट है उसका 30 to 40% हमें देखने को मिलता है कि वो पेंशन और सैलरी में ही चला जाता है। अगर इतना सब कुछ हम गवर्नमेंट डिफेंस हो गया, ये गवर्नमेंट जॉब हो गया, यहाँ पे अगर हम पेंशन और सैलरी के बेस पे ही हम सब कुछ देते रहेंगे, तो जो रिसर्च हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उस पर कहाँ से पैसे खर्च करेंगे। हाल ही में आपको देखने को मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे यही कहा है कि जो भी स्टेट जो है, मतलब जो भी हमारे कंट्री के राज्य जो है, वो जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं, जो अपने इलेक्शन के बेनिफिट की वजह से या तो कोई भी वोट बैंक की वजह से, चाहे उनका कोई भी रीज़न हो गया, वो अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर जा रहे हैं, तो उनका जो स्टेट फाइनेंस का जो बर्डन है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। उनका जो पेंशन पे जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। उसमें आप यहाँ पे एक डेटा देखिए, राजस्थान की अगर हम बात करें, जो उसने ओपीएस को यहाँ पे अपनाया है, तो उनका यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू जितना भी होता है, मान लीजिए उनका 100 होता है, तो उसमें से 28 यानी कि 28% तो उनका पेंशन देने में चला जाता है। उसके अलावा हम गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, मतलब वहाँ पे न्यू पेंशन सिस्टम है। तो महाराष्ट्र में 14% एंड गुजरात में आपको 15% देखने को मिलेगा। कहाँ यहाँ पे 28% और कहाँ यहाँ पे 14 एंड 15% यहाँ पे बताया गया है। तो स्टेट पे जो बर्डन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और अगर मान लीजिए कि स्टेट अपना यहाँ पे खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा है, फिर क्या करेगा, वो बोरो करेगा। अगर आप बोरो करते हो तो आपको फ्री में तो पैसे मिलते नहीं, फिर आपको उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो वही एक बात बनती जा रही है। और इसी की वजह से मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम पेंशन पे ही खर्चा करेंगे, तो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और दूसरे लॉन्ग टर्म एसेट हो गए, उस पर खर्चा कहाँ से होगा। एसेट यहाँ पे गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर पाएगी। रिसर्च पे हमें ज़्यादा खर्चा करना है, हमें साइंटिफिक रिसर्च जो हम करते हैं उसमें खर्चा करना है। बहुत टाइम से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिसर्च पे बहुत कम खर्चा कर रही है, जबकि डेवलप्ड इकोनॉमी है वो रिसर्च पे सबसे ज़्यादा खर्चा करती है। हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं बचते। हम जो ये पेंशन है, सैलरी है, उसमें हमारे पैसे चले जाते हैं। तो हम हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उसमें हम यहाँ पे नहीं कर पाते। तो अगर जो भी यहाँ पे ओपीएस को अपना रहा है, या तो जो को भी ओपीएस को बोल रहा है वो क्रिटिसाइज कर रहे हो, इसीलिए कर रहा है कि यहाँ पे फिजिकल इम्प्लीकेशन जो देखने को मिल रहा है। और ये एक रेयर एग्जांपल बताया जा रहा है कि जो पैसा गरीब लोग हैं उनके हेल्थ पे होना चाहिए, उनके एजुकेशन पे होना चाहिए, जॉब क्रिएशन में होना चाहिए, उनको घर देने में होना चाहिए, वो पैसा हम उनसे लेके रिच में बांट रहे हैं, मतलब पैसे वालों में बांट रहे हैं। और इसीलिए इनको एक रेयर एग्जाम्पल बताया गया है। जो हम गरीबों का हक है उसको लेके यहाँ पे हम अमीरों को पैसे दे रहे हैं, उसके बारे में बात की गई है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम गरीबों के लिए यहाँ पे योजनाएं चलाते हैं, आयुष्मान भारत स्कीम हो गया, जो उनके हेल्थ के लिए चलाते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ हो गया, वो हम नहीं कर पाएंगे। पैसे ही नहीं होंगे तो गवर्नमेंट कैसे गरीबों पे ये खर्चा कर पाएगी। अब आपको लगेगा कि ये जो हम पुअर और रिच की बात कर रहे हैं, तो अब इनका हम रेशियो भी देख लेते हैं कि इनका रेशियो कितना है। अगर गवर्नमेंट अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए यहाँ पे अगर इन पे ज़्यादा खर्चा कर रही है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इनका रेशियो कितना है। जो रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, वो टॉप 5% इनकम अर्नर है इन इंडिया के। मतलब इंडिया के जो टॉप 5, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं उसमें टॉप 5 में ये आते हैं। तो डू यू रियली थिंक कि उनको इतने ज़्यादा पेंशन की ज़रूरत है? उन्होंने पूरे 60 ईयर तक यहाँ पे जॉब की है, वो भी एक गवर्नमेंट जॉब की है। उनकी सैलरी लास्ट तक इतनी अच्छी हो जाती है कि उनके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस हो सकता है कि जो अपने वो रिटायरमेंट है वो उसमें अच्छे से निकाल सके। और इस आई अग्री कि गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत यहाँ पे लायबिलिटी बनती है, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एनपीएस को भी तो इंट्रोड्यूस किया है। और एनपीएस का मेन बेनिफिट ये है कि उसमें हर कोई पार्ट ले सकता है। उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी पार्ट ले सकते हैं, उसमें प्राइवेट जो जॉब करते हैं वो एम्प्लॉय भी यहाँ पे पार्ट ले सकते हैं। तो अगर हम 6th और 7th पे कमीशन देखें ना, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी सैलरी ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा है। अगर वो एनपीएस में भी यहाँ पे एनपीएस में भी अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से भी उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। वहाँ पे भी उनको अगर उनका सीएजीआर मतलब उनका जो रिटर्न है वो आपको 8 to 9% यहाँ पे मिनिमम मिल सकता है। और ये लोग ऑलरेडी रिच है, जबकि गरीब लोग हैं उनके पास रिटायरमेंट का तो छोड़ो, उनके पास आज के जीने के लिए भी पैसे नहीं है। तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक पॉइंट है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिच गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहाँ पे देने की बात कर रही है, वो गरीबों के यहाँ पे जो बेटरमेंट
मटेरियल लाइफ है, गरीबों को यहाँ पे आज की प्रॉब्लम है और हम यहाँ पे पैसे वाले के लिए रिटायरमेंट तक का सोच रहे हैं। तो एक टेरिबल इकोनॉमिक पॉलिसी इसको बताया जा रहा है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोग है ना वो टॉप 5% अर्नर है, तो आपको सच में ऐसा लगता है कि इनको ज़रूरत है इतनी जितना ये लोग मांग रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे पार्टीज जो है ना, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, बट हम न्यूज़पेपर में भी बताया था कि यहाँ पे जो पार्टीज जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए यहाँ पे ऐसे प्रोमिसेस कर देती है कि अगर हम पावर में आएंगे, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। लेकिन इतना ज़रूरी ये मुझे नहीं लगता हमें यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जहाँ पे हमें डिफेंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, दूसरे रिसर्च हो गया, उसमें जहाँ पे खर्चा करना चाहिए वहाँ पे हमें हमारे एक्सपेंडिचर को कट करना पड़ रहा है, वहाँ पे हम अपना एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते। आप डिफेंस की बात ले लीजिए, हमारे यहाँ पे एक और पाकिस्तान है, एक और चाइना है, हमें डिफेंस में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खर्च करना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी है। तो हम हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे कहाँ से खर्चा कर पाएंगे इतना। प्लस रिसर्च वर्क में तो हम बिल्कुल भी खर्चा नहीं कर पाते। हम डिफेंस में भी जो मोस्टली आइटम होती है उसको हम इम्पोर्ट करते हैं। हाल ही में न्यूज़पेपर में मैंने डेटा देखा था कि चाइना का जो डिफेंस बजट है ना, यहाँ पे $300 बिलियन को टच करने वाला है। चाइना कभी भी अपना यहाँ पे रियल बजट नहीं बताता, उनका 230 टू 240 ही बताता है, लेकिन उसमें प्लस और आप प्लस 60 और 70 मान के चलिए, तो 300 बिलियन यहाँ पे चाइना का क्रॉस करने वाला है और हमारा हार्डली 70 टू 74 देखने को मिलता है, 100 भी टच नहीं हो रहा है। और इस 70 टू 74 में भी मोस्टली जो हमारा पैसा है वो पेंशन और सैलरी पे करने में चला जाता है। तो यहाँ पे हमें एक कॉस्ट बेनिफिट देखना चाहिए ओपीएस का और एनपीएस का, और इसके बारे में हर एक पार्टी को सोचना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो जल से जिए, जल हो गया, उज्ज्वला स्कीम हो गया, अगर हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो हम यहाँ पे कैसे खर्च कर पाएंगे। तो आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस पे से अगर मेंस एग्जाम में कहीं पे भी लिखना हो तो एक बार ट्राई कीजिएगा, 5 लाइन 10 लाइन आपको जो भी ठीक लगे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप हमें बता सकते हो। प्लस ये पहला लेक्चर आपको कैसा लगा वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही लेक्चर लेके शिक्षा मेंटर ऑल टाइम आपके पास आता रहेगा। आपको कोई फीडबैक है तो आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हो। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड टुडे। दिस इज झलक शाह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।